आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। ये कक्षा बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के लिए एक कक्षा है और राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर उसके पाठ्यक्रम में यह कहानी बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जोड़ी हुई है। ठीक है, उसने कहा था। कहानी का शीर्षक बड़ा रोचक है और एक कुतूहल पैदा करता है, एक जिज्ञासा पैदा करता है कि किसने कहा था और अगर किसी ने कहा भी था तो क्या कहा था। ठीक है, तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। कहानी यहीं से अपने आकर्षण से बांध लेती है कि उसने कहा था, किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, है ना, किस मौके पर कहा था। तो बहुत सारे प्रश्नों की उत्पत्ति होती है इस कहानी से। और आप देखें कि बिल्कुल आखिर में जाकर के लेखक इस रहस्य का उद्घाटन करता है कि किसने किससे क्या कहा था। ठीक है, और बहुत लोग तो उसके बाद भी कई बार एक प्रश्न लेकर के कहानी समाप्त करते हैं कि क्या वास्तव में ये बात कही गई थी या किस व्यक्ति से क्या कहा गया था। थोड़ा सा रहस्य रहता है अंत तक और बहुत अंत में जाकर के ये स्पष्ट होता है। चलिए, ये कहानी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। ये सबको जानकारी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो एक बहुत बड़े भाषाविद, एक बहुत बड़े साहित्यकार, एक बहुत बड़े कहानीकार तो थे ही, साथ ही बड़े संपादक थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया करते थे और बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले थे। घर पर ही रह करके इन्होंने अनेक अनेक भाषाओं का, बहुत विदेशी भाषाओं का भी इनको जानकारी थी। जर्मन, रशियन, फ्रेंच, संस्कृत और पाली में इनका विशेष, पाली जो भाषा होती है उस पाली भाषा में इनकी बड़ी अ, विशेषज्ञता थी। और अपभ्रंश भाषा के स्वरूप को हिंदी साहित्य में सामने लाने वालों में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे तो ये अ, गुलेर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के ये रहने वाले थे, लेकिन इनके जो पूर्वज थे, पिताजी थे, वो जयपुर राजघराने में राजपुरोहित के रूप में कार्य किया करते थे। और यही कारण था कि राज परिवार के बीच में इनका पालन पोषण हुआ और बड़े समृद्धिशाली परिवार में इनका पालन पोषण हुआ, इसीलिए शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी हुई। और राजस्थान का ही एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था, मेयो कॉलेज अजमेर, वहां पर आप शिक्षक रहे और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आप प्रोफेसर रहे और पत्रिका भी निकाला करते थे एक समालोचक नाम से। जब हम बात, वैसे तो निबंधकार थे, समालोचक थे, आलोचनाएं लिखते थे, इतिहास के ग्रंथ लिखा करते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, लेकिन लघु कहानियां भी लिखा करते थे। लेकिन इनकी जो ये कहानी है, उसने कहा था, ये एक बहुत चर्चित कहानी इसलिए है क्योंकि ये कहानी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार बोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं जी है सर। कि, यस सर, आ रही है सर। हाँ, कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हैंग हो गया है मेरा सिस्टम, है ना। तो इसलिए मैं बीच बीच में पूछ ले रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये जो कहानी है उसने कहा था, ये इनकी पहली कहानी है और हिंदी में अपने तरह की पहली आधुनिक कहानी भी यही है। और 1915 के आसपास की ये कहानी है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कोई बता सकता है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, कोई बता सकता है? 1914 से 1918। 1914 से वेरी गुड। 1918 चलिए, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। और उसके बाद लगभग 1915 में उन्होंने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा था। और यदि हम देखते हैं तो इस कहानी में भी उस युद्ध की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। जो इस कहानी का जो नायक है लहना सिंह, वह सिख रेजिमेंट का एक जमादार है, यानी कि सैनिक है, सिपाही है। तो आप देखें, युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानियों में अगर हम बात करें तो ये पहली कहानी है। यदि जिस तरह की आधुनिक, जिस तरह के आधुनिक कथात्मक शिल्प को लेकर के कहानी लिखी गई है, वह भी यह पहली कहानी है। भाषा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इतनी परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना कहानियों में, वह इससे पहले इस तरह का
प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं 1916 में हिंदी की पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी पंच परमेश्वर, वो हिंदी में प्रकाशित हुई थी 1916 में। उससे पहले वो भी उर्दू भाषा में लिख रहे थे। और अ, उसने कहा था 1915 में जब प्रकाशित हुई, तो उससे पहले की जो कहानियां हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो उसमें उर्दू भाषा का, उर्दू शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक हुआ करता था। आंचलिक शब्दों का प्रयोग उतना नहीं होता था। आंचलिक शब्दों का प्रयोग, जैसे इस कहानी में आप देखें, पंजाबी भाषा का प्रयोग ज्यादा हुआ है। ठीक है, उर्दू का भी हुआ है, हिंदी का भी हुआ है, संस्कृत का भी हुआ है, लेकिन आप देखें आंचलिक जो तद्भव शब्दावली है या देशज शब्दावली है, उसका प्रयोग इस कहानी में बहुत अच्छे से हुआ है। बहुत सहज स्वाभाविक, उस समय की जो बोलचाल की भाषा रही होगी 1915 के आसपास, उस भाषा का प्रयोग इन्होंने करने का प्रयास किया है। 1915 में ये कहानी सरस्वती पत्रिका में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो पत्रिका थी सरस्वती, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। और कहानी बड़ी अनूठी है, और आज तक की हिंदी साहित्य की ये सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ इस कहानी के बारे में थोड़ी सी भूमिका थी। तो अब हम कहानी के तत्वों पर बात कर लेते हैं। जो पहला तत्व निकल के आता है वो कथानक का ही होता है, कथा वस्तु का होता है। तो आप विद्यार्थियों में से वंदना हमारे साथ हैं, वंदना से बात कर लेते हैं कि इस कहानी का कथानक क्या है। बहुत संक्षेप में बताएंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। जी, वंदना। जी सर। जी बताएं। सर ये कहानी है ना जो अमृतसर की गलियों से शुरू होती है, बहुत बढ़िया। जिसमें जिसमें क्या होता है कि 12 साल का एक लड़का होता है और 8 साल की एक लड़की होती है, हम्म। जिसमें ये दोनों एक मतलब एक रास्ते में मिलते हैं, जिसमें एक ठेले वेले की दुकान होती है, सब्जियों की दुकान होती है, जिसमें ये अक्सर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम्म। एक बार क्या होता है कि ये ना लड़का पूछता है लड़की से, क्या तुम्हारी कुर्माई हो चुकी है? तो फिर कुड़माई लड़की का मतलब बोलती होता है सगाई होना। ठीक है। है हम्म। कि क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? उस तो जमाने में हो लड़की जाती होगी, उस समय का समाज जो था, तो उस समय के समाज में बाल विवाह बहुत स्वाभाविक हुआ करता था, है ना। तो इससे भी हमें, मतलब कहानियां हमें हमारे समाज की भी झलक देती हैं कि उस समय का समाज इस तरह का था कि वहाँ इस तरह के संबंध हुआ करते होंगे। जी सर, जी। तो उसमें बोलता है कि क्या तुम्हारी कुर्माई या तुम्हारी सगाई हो गई है? तो फिर वो लड़की बोलती है, पहले तो उसको जवाब नहीं देती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर 3-4 बार पूछने के बाद वो लड़की बता देती है कि हाँ, मेरी कुर्माई हो गई है। उसके बाद हम्म। वो लड़का बहुत निराश हो जाता है और हम्म। फिर मतलब एक-दूसरे से दूरी हो जाती है इनकी। फिर कई सालों के बाद जब उनका युद्ध होता है, जर्मनी के, फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, तो लहना सिंह, सूबेदार सिंह हम्म। सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, तो सूबेदार सिंह किसी बहानेवश लहना सिंह को अपने घर पे बुलाते हैं, क्योंकि जो लहना सिंह है, सूबेदार सिंह है और सूबेदार सिंह का एक बेटा भी होता है, जो तीनों सैनिकों में एक साथ काम करते हैं। हम्म। तो किसी बोधा सिंह। कामवश हाँ, किसी जी। कामवश सूबेदार सिंह लहना सिंह को अपने घर पे बुलाते हैं, तो जो सूबेदार सिंह की जो वाइफ होती है, वो समझ जाती है कि ये वही लहना सिंह है जो मुझे बचपन में मिला करता था। हम्म। और जब है ना युद्ध हो रहा था, तो वो जो सूबेदार सिंह की जो वाइफ है, वो लैला सिंह से कहती है कि जिस प्रकार एक बार जब छोटे थे, तो उन्होंने किसी कारणवश एक जो गाड़ी का घोड़ा गाड़ी। से पैर में लग जाती टांगा। है उस लड़की को, जो जी। सूबेदार सिंह की जो वाइफ है, हम्म। उसको लग जाती है। तो फिर लैला सिंह उसको बचाता है, हम्म। अपनी प्रेमिका को बचाता है। तो फिर जब युद्ध होता है, तो फिर वो कहता है लैला सिंह, जो सूबेदार सिंह की वाइफ है, वो लैला सिंह से कहती है कि अब जो लड़ाई होगी, तो उसमें तुम मेरे को, मेरे बेटे को और मेरे पति की तुम रक्षा करना। हम्म। सर। हम्म। हाँ, एक कॉल आ रहा है आपके पास शायद, फोन आपका हाँ सर। वाइब्रेट कर रहा है। चलिए, तो बात कर सकते हैं या आगे बढ़ें? हाँ सर, मैं बता रही हूँ अभी। बताइए। तो जो हजारा सिंह की पत्नी है, जिसे सर बार सूबेदारनी बार कहा कॉल गया आ रहा है, है सर। कोई बात नहीं, काट दीजिए, या तो या फिर आप बात कर लीजिए, हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने सही बताया है अब तक, हम आगे बढ़ते हैं। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ना। ठीक है, तो देखिए, कोई बात नहीं। या मेघा, तुम बता सकते हो आगे इससे? यस सर। हम्म। सर हम्म। इसमें स्टार्टिंग से बताएं या फिर? नहीं नहीं, यहीं से बताइए आप, जहां पर बात खत्म हुई है वहीं से बताएं।
सर फिर पता चलता है कि ये लहना सिंह ही है, तो फिर वो उससे एक वादा करती, मुझसे वादा हाँ, करो कि वचन तुम मांगती मेरे, है। हाँ, हम्म। बेटे की रक्षा करोगे युद्ध में। तो हम्म। फिर वो उसको वादा कर देता है और फिर वो उसको पूरा भी करता है। जब हम्म। मतलब वो वहां पे एक ऐसी घटना होती है कि फ्रांस का जो एक डुप्लीकेट बन के आता है लेफ्टिनेंट, और जर्मन फिर जर्मन उसको जर्मन, फ्रांस का नहीं, जर्मन का। एक जर्मन लेफ्टिनेंट जो है वो वहां आता है, और वो अंग्रेज लेफ्टिनेंट बन करके आता है ना, उसका रूप बना करके आता है। और तब लहना सिंह उसे पहचान जाता है कि ये वास्तव में हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई जर्मन भेदिया है, या जर्मन कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समूह को या हमारी सेना को नुकसान पहुंचाने आया है। ठीक है। तो अपनी यस सर, चतुराई फिर से, वो चलिए मैं बात करता हूँ, आप बंद कर दीजिए। तो फिर वो अपनी चतुराई से आ, उसकी सच्चाई को जान लेता है, और उस समय बहुत वाक चातुर्य के माध्यम से वो पता लगाता है कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत अच्छा निर्णय लेकर के वह वजीरा सिंह को, आ, हजारा सिंह की जो टुकड़ी थी जो चली गई थी वहां से छोड़ करके लेफ्टिनेंट साहब के कहने से, उसको वापस बुलाता है। और जब जर्मन उन पर 70 के आसपास जब जर्मन उन पर आक्रमण करते हैं, तब कुल 8 सिपाही होने पर भी वह पूरे जोश के साथ लड़ाई करता है अपने सैनिकों के साथ। और पीछे से हजारा सिंह के आ जाने पर वो जो एक छोटा सा युद्ध है वह जीत जाते हैं। और इस घटना में जो लहना सिंह है वह बहुत भयंकर तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन जब रिलीफ आती है और गाड़ियां अ, लेने आती है बीमारों को और घायलों को, तो वह खुद नहीं जाता है अपने स्थान पर। वह हजारा सिंह और बोधा सिंह, जो कि सूबेदारनी होरा जिसका नाम कहा गया है, उसके पति और बेटा होता है, उसे वो वहां से भेज देता है ताकि उनकी जीवन रक्षा हो सके, और स्वयं वहीं रह जाता है। और अपने पुरानी बातों को याद करते हुए, अपने परिवार को याद करते हुए, अपने भाई को याद करते हुए, अपने गांव के परिवेश को याद करते हुए, वह वजीरा सिंह के गोद में सर रख करके अपने प्राण त्याग देता है। तो ये कहानी मूलतः ये कहानी त्याग की कहानी है। ठीक है। दो बातें इसमें निकल के आती हैं, एक तो त्याग और एक आता है प्रेम। ठीक है। और प्रेम, कैसा प्रेम? जो त्यागमयी हो, ऐसा प्रेम। ऐसा प्रेम, वास्तविक प्रेम, स्वर्गीय प्रेम, जो त्याग से भरा हुआ हो। ठीक है। एक तो होता है पाना, और एक होता है त्याग करना। ठीक है। आजकल जो समाज है उसमें प्रेम का अर्थ केवल पाना ही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। आप देखें, बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। यदि किसी प्रेमिका ने किसी प्रेमी से विवाह करने का वादा किया और न कर पाए, तो कई बार आप देखते होंगे तेजाब डाल दिया जाता है, कई बार हत्या कर दी जाती है, कई बार बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कई बार कुछ वीडियोस बना लिए जाते हैं, कई बार कुछ फोटोज बना लिए जाते हैं। आजकल जो प्रेम का जो स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ बताया गया है कि प्रेम वास्तव में पाने का नाम नहीं है, प्रेम वास्तव में त्याग का नाम है। अब आप देखिए कि वो 25 साल के बाद उस सूबेदारनी होरा से मिलता है, और केवल एक बार उससे प्रेमपूर्ण आग्रह करने पर, और अपने आंखों में आंसू ला करके जब वह अपने पति और पुत्र की कुशलता की भीख मांगती है, या त्याग की आशा रखती है, तो वह अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर देता है, केवल अपने प्रेम का जो सात्विक स्वरूप है उसका निर्वाह करने के लिए। और पूरी कहानी उस एक कथन पर ही निर्भर है कि उसने कहा था जिस जिसको उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया था, यानी कि जिससे उसने आ, प्रेम किया था। ठीक है। निश्चल प्रेम किया था, ऐसी स्त्री, ऐसी लड़की जिससे उसने निश्चल प्रेम किया था, जब उसने कहा तो उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसका जीवन त्यागमयी है। ठीक है। तो ये कहानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी इसलिए भी है और प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि प्रेम का जो विषय है वो हमेशा से ही हमारे समाज में रहता है। ठीक है। एक आयु
15 वर्ष की आयु से हम अगर मान लें 25 वर्ष तक की जो आयु है, इस आयु में युवक और युवतियों के बीच में एक आकर्षण का भाव रहता है, और उस आकर्षण में जो युवक और युवतियां हैं वो सही निर्णय ले सकें, सही प्रेम को पहचान सकें, स्वर्गिक स्वरूप का दर्शन कर सकें, यह इस कहानी के माध्यम से इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हम सीधे ही छठे बिंदु पर आ गए, जिसका मतलब होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य तो कहानी का यही है। और कथानक क्या है? कथानक आप बात कर चुके हैं, मैं छोटे छोटे बिंदुओं में फिर से बताता हूँ। कहानी का आरंभ होता है अमृतसर की गलियों से होता है, और दैनिक घटनाएं जो घट रही हैं वहां से होता है। और यहाँ बहुत भाषा के संबंध में एक क्षेत्र विशेष की संस्कृति को उजागर किया गया है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप किसी की गाड़ी के सामने आ जाते हैं अचानक से, तो गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति या तो आपके साथ मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है, या गालियां देता है, और गालियों में भी वो सारी सीमाएं पार कर जाता है। माताओं और बहनों को भी गालियों में शामिल कर लिया जाता है, ऐसा आमतौर पर होता है। लेकिन अमृतसर में जो पंजाबी संस्कृति की जो एक वातावरण है, उसमें वो लेखक बताना चाहता है कि जब वहां कोई किसी के बीच में आ जाता है गलियों में, गाड़ी वालों के सामने, इक्के वालों के सामने, तांगे वालों के सामने आ जाता है, तो उन्हें बड़े प्रेम से बादशाह, हटना जी, जी जी कह करके बात की जाती है, यानी कि बड़ा सम्मान से बात की जाती है। वहां गाली दे करके किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं होता है। तो एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर हम देखने को मिलती है कि संस्कृति जो पंजाबी संस्कृति है उसके श्रेष्ठ स्वरूप का यहाँ पर दर्शन होता है। नायक और नायिका मिलते हैं, जैसा आपने बताया है कि नायक 12 साल का होता है, नायिका 8 साल की होती है। वो दही लेने जा रहा होता है, ठीक है, वो पापड़ कुछ लेने जा रहा होता है, मंगोड़ी लेने जा रहा होता है, जो भी है, आटा लेने जा रहा होता है। बाल जीवन में एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप होता है। वार्तालाप वही है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई धत, कुछ कुछ बार तो कहा जाता है धत, ठीक है। ये धत भी बड़ा आ, चर्चित हो गया है। इसके बाद धत धत कह करके जब नायिका चली जाती है, और कुछ समय बाद जब वो फिर से पूछता है तो वो कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ ये सालू, एक वस्त्र दिखा करके कहती है कि देखो ये मुझे मिला है मेरे ससुराल वालों से, तो इससे पता चलता है कि मेरी सगाई हो गई है। और वो बड़ा निराश होता है उसमें, और रास्ते में किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी के कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी का सामान गिरा देता है, ठीक है, किसी को टक्कर मार देता है, तो कोई उसको अंधा कह देता है। तो इस तरह से उसके मन में जो प्रेम का आ, अंकुरित हुआ है बीज, उसके प्रदर्शन के लिए वो निराशा यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद कहानी फिर दूसरे भाग में जाती है, और 25 साल का एक बड़ा अंतराल के बाद कहानी सीधे कहाँ पहुंचती है? फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं पर प्रथम विश्व युद्ध का एक दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये चमत्कृत करने वाली बात है कि कहानी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हिंदी कहानी में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि कहानी एकदम से 25 साल की छलांग लगा जाए, ठीक है। तो काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है। और बार बार जितने लोगों ने, बड़े बड़े आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, आलोचना का मतलब बुराई नहीं है, आलोचना का मतलब है व्याख्या करना, समीक्षा करना। तो जितने भी, आलोचकों ने इसकी समीक्षा की है, उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि अ, कोई व्यक्ति 1915 में अपनी पहली कहानी लिखता है, और उस कहानी में वो एकदम 25 साल की छलांग लगाता है कथा वस्तु के तौर पर, ठीक है। तो ये एक पहले पहली बार होने वाली एक अनोखी घटना थी हिंदी कथा साहित्य में, ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी की सेनाओं पर युद्ध हो रहा है, और युद्ध के दृश्य है, युद्ध में किस तरह की बातचीत होती है, ठंड का माहौल है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ तक पैर धसे हुए हैं। इसी बीच में बोधा भी दिखाई देता है। बोधा जो सूबेदार हजारा का पुत्र है, बीमार है, और इस समय दिखाई पड़ता है कि कितना सहनशील है लहना सिंह की। अपना एक एक कपड़ा उतार करके उसके ऊपर उड़ाता चला जाता है, अपने सारे रजाइयां भी उसको दे देता है, कंबल भी दे देता है, यहाँ तक कि अपने स्वेटर भी उतार करके केवल एक सादा कुर्ते में वो खड़ा रहता है, और सिगड़ी के पास बैठ करके अपना आ, शरीर को गर्म करता है, और मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करता है। तो इससे हमें लहना सिंह का जो चरित्र है, उसका जो पात्र है, उसका भी उत्कर्ष हमें देखने को, उसके व्यक्तित्व का जो उत्कर्ष है वह भी हमें देखने को मिलता है। युद्ध की भयावह स्थितियां हैं, और उसके बीच में भी जो सिख रेजिमेंट के जवान हैं वो विनोदी स्वभाव है, वो गीत गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, है ना, ये भी इसमें आता है। फिर आप देखें लप्टन साहब आते हैं, जो झूठे लप्टन साहब है ना, फ्रॉड जो लप्टन साहब है वो आते हैं, और आकर के बातचीत करते हैं। वो
हजारा सिंह को भेज देते हैं एक टुकड़ी लेकर के, केवल 10 आदमियों को छोड़ करके वहां जाने के लिए, और बाकी सबको भेज देते हैं। और हजारा सिंह अपनी सारी सेना लेकर के चला जाता है। लैना सिंह की वाक चातुर्य और उसकी जो निर्णय क्षमता है उसका भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लैना सिंह का एक संघर्ष भी है, वजीरा को भेजता है, इस बीच में वो उससे संघर्ष करता है, मुकाबला करता है लेफ्टन साहब से, उसको बंदूक भी मारता है, और उसे इस बीच में उसे एक गोली जांग में लग भी जाती है। और बाद में लहना सिंह लेफ्टन साहब को का वध कर देता है। ठीक है, जर्मन सैनिकों के साथ युद्ध होता है। फिर थोड़ी देर में जब वजीरा सिंह को भेजा जाता है और जर्मन सैनिक इतने कूद जाते हैं 70 जर्मन, तो लहना सिंह जो है उनसे युद्ध करते हुए घायल हो जाता है। यहाँ पर हमें लहना सिंह का एक वीरतापूर्ण चरित्र भी दिखाई पड़ता है, जब उससे कहा जाता है कि तुम तो केवल 8 हो, 70 लोगों से या 100 लोगों से कैसे लड़ोगे, तो वो कहता है कि एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। तो उसी वीरतापूर्ण, शौर्य और पराक्रम पूर्ण जो चरित्र है उसका भी उद्घाटन इस कहानी में हमें यहाँ पर इस जगह पर होता है। आखिर में युद्ध विराम होता है, एक गोली और लगती है पसलियों में, लेकिन उसमें मिट्टी डाल करके और अपना एक कपड़ा बांध लेता है, किसी को पता नहीं लगने देता है कि उसे कितना गहरा घाव लगा है। और जब भेज दिया जाता है हजारा सिंह और बोधा को, तब वह जमीन पर लेट जाता है, गिर जाता है और बीती हुई बातों का स्मरण करता है। उसी दौरान उसे स्मरण आता है उस घटना का, जिस घटना में जो सूबेदारनी होरा है वह उसे बुलाती है और उसे अपने पति और पुत्र की रक्षा करने का वचन लेती है। ये सारी बातें आती हैं और फिर वह स्मरण करता है अपने गांव को, अपने भाई को, और कहता है कि कीरत सिंह जो है वो अपने भतीजे के साथ आम खाएगा यहीं इसी बुलेल के खड्ड के किनारे। तो इस तरह से हम देखें, लैना सिंह का भी खुद का भी एक परिवार है, उसकी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन वह सबसे ऊपर रखता है कर्तव्य पालन को और अपने कर्तव्य का पालन करता है। आजकल जब अपने वैल्यू ऑफ वर्ड्स जो हम कहते हैं, जबान की कीमत जब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आप किसी को कुछ कहते हैं कि ले भाई, कोई मजबूरी में आपसे 50 रुपए लेता है, आप उससे कहते हैं कि लाओ मेरे 50 रुपए दो, तो कहता है दे देंगे क्या, मरे जा रहे हो क्या, हम कोई भागे जा रहे हैं क्या, हम कोई खा करके मर जाएंगे क्या, हम खा करके गांव छोड़ जाएंगे क्या तुम्हारे 50 रुपए के लिए। तो आप देखते हैं, ऐसी केवल 50 रुपए की बात नहीं है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी अनेक बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि जब लोग अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर कायम नहीं रहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा था, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से अपने वचन का पालन करने के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए, और उसके लिए फिर चाहे आवश्यक पड़े तो अपने प्राणों को भी न्योछावर उत्सर्ग कर देना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ से हमें सामने आती हैं। उसने कहा था कि आवृत्ति होती है अंत में, बार बार वो कहता है उसने कहा था, उसने कहा था, और इसी बीच में वो याद भी करता है कि किसने कहा था, क्या कहा था, और कर्तव्य पालन करने के भाव के साथ वह प्राण त्याग देता है। अब आप देखें कि अंत में लैना सिंह रो नहीं रहा है, रो रहा है वजीरा सिंह, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। लैना सिंह तो इस प्रसन्नता के साथ मर रहा है या अपने प्राणों का त्याग कर रहा है कि उसने अपने वचन का पालन किया, उसे खुशी है, उसका जीवन सार्थक हो गया, उसे ये अनुभव नहीं हो रहा कि उसके जीवन में कोई कमी रह गई है अब। ठीक है, वजीरा सिंह को दुख हो रहा है उसके जाने का। चलिए आगे देखते हैं। कहानी में लेखक ने अपनी ओर से कुछ अधिक नहीं कहा है, बल्कि घटनाएं ही कहानी के मूल भाव को पाठक तक पहुंचा देती। कहानी जब है ना, वहां शुरुआत में जब वो अमृतसर की संस्कृति को और वहाँ के आंचलिक वातावरण को प्रकट करने में जो लेखक को कहना पड़ा है, वही लेखक ने कहा है। और उसके बाद जब दूसरा खंड शुरू होता है कहानी का, वहां से लेकर छठे और 7वें खंड तक लेखक ने फिर ज्यादा अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है। घटनाएं चलती रहती हैं, घटनाएं ही पाठक को जोड़े रखती हैं, उसमें उत्सुकता पैदा करती हैं, जिज्ञासा पैदा करती हैं, कुतूहल पैदा करती हैं, और अंत में एक बहुत गहरी करुणा भी लेखक के और पाठक के मन में पैदा होती है। तो कहानी को दुखांत कहा जा सकता है। कैसा कहा जा सकता है? दुखांत, क्योंकि अंत में मृत्यु हो जाती है। ऐसी हमारी संस्कृति में, हिंदी साहित्य में अगर हम देखें, तो पूर्व में इस तरह की कोई कहानियां और उपन्यास लिखने की चलन हिंदी में नहीं था। दुखांत, जिसको ट्रेजेडी कहा जाता है, तो ट्रेजिक जो कथाएं हैं, ऐसी कहानियां विदेश में अंग्रेजी साहित्य में लिखी जाती थी। और इसका भी प्रभाव हो सकता है कि
चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत सारी भाषाओं के और बहुत सारे साहित्य को उन्होंने पढ़ा था। तो हो सकता है कि उसके प्रभाव से उन्होंने उस तरह की दुखांत कहानी लिखने की कोशिश की हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। कथानक में मौलिकता है, बिल्कुल एक नई कहानी थी, जिज्ञासा बनी रहती है, सरस है कहानी, बीच बीच में आनंद भी आता है। और केवल आनंद को सरस नहीं कहा जाता है, यानी कि कहानी जो कहना चाहती है, यदि वह भाव आपके हृदय तक पहुंच गया, चाहे वो हास्य का है, चाहे वो करुणा का है, चाहे वो वीरता का है, तो कहानी को सरस कहा जाएगा। रस का मतलब होता है कि वह भाव जिससे वह बात कही गई है, यदि वह भाव आपके हृदय में भी प्रकट हो जाए तो उसे सरस कहा जाएगा। और मनोवैज्ञानिकता भी है। आप देखिए, पूरा मनोविज्ञान लहना सिंह का, उसी पर पूरी कहानी टिकी हुई है। लहना सिंह का मनोविज्ञान यदि कर्तव्य पालन का न हुआ होता तो वह खुद ही चला जाता वहां से। खुद जब रिलीफ आई थी तो वह खुद बैठ करके चला जाता। या हो सकता है कि उसका मनोविज्ञान ऐसा न होता कि वह बोधा को अपने सारे कपड़े उड़ा दे। क्या एक आदमी ये भी सोच सकता है कि मैं क्यों अपने वस्त्र उतार करके इसको दूं या अपनी रजाई क्यों उड़ाऊं, मरता है तो मर जाए। तो आप देखें, पूरी तरह से एक मनोविज्ञान है उस व्यक्ति के मन में कि मुझे कर्तव्य पालन करना है। फिर अपने मन में उस भाव को, उस निश्चय को दृढ़ करके, और वह फिर उस तरह से अपने जो भी करता है वह उस पर निर्भर है। आगे चलते हैं, पात्र की बात करते हैं। तो पात्र तो एक ही है मुख्य, तो लहना। अगर कभी पात्र का प्रश्न आएगा तो वो लहना सिंह का ही आएगा। तो पात्र क्या है, अब तक पूरी कहानी में वैसे तो स्पष्ट हो ही गया है। थोड़ी सी बिंदुओं में बात करते हैं। एक तो बाल सुलभ आकर्षण शुरुआत में बताया गया है। जो बच्चे होते हैं वो एक छोटी उम्र से ही विपरीत लिंग के व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और वह भी एक छोटा सा 12 साल का बालक है, और वह भी एक छोटी सी बालिका के प्रति आकर्षित होता है। और बाल सुलभ आकर्षण है, किसी प्रकार की उसमें कोई दुर्भावना नहीं है, आप देखिए। ठीक है, इसीलिए वह उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है, हंसी मजाक करता है और उससे कुछ पूछता है, और वह जब धत कह के जाती है तो उसे वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बाल सुलभ आकर्षण जो है, छोटे उम्र से ही जो आ, लोगों में आपस में शुरू होता है, उसको यहाँ पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। आप देखें, बाल जीवन से ही कर्तव्य पालन का भाव उसमें जागृत हो जाता है। ठीक है, प्रेम जो है वो उसे कर्तव्य पालन की सीख सिखाता है। तो जब वह उस छोटी बालिका को बचाता है, घोड़े के पैरों में आने से, घोड़े के खुरों में आने से बचा लेता है, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत छोटी उम्र में उसके मन में कर्तव्य पालन का भाव इसी प्रेम से, इसी आकर्षण से पैदा हो जाता है। और जब प्रेम असफल हो जाता है, जब वो कहती है कि हाँ, हो गई, कल हो गई, देखते नहीं मेरा रेशम से कड़ा हुआ सालू, तो प्रेम की जो असफलता होती है उससे उत्पन्न निराशा की भी एक बड़ी भोली अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। सात्विक प्रेम का उदय होता है उसमें बहुत आगे जाकर के, जब माफ कीजिए, सूबेदार ने जब उसे मिलती है और उसे कहती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, तो उसके मन में एक सात्विक प्रेम का उदय होता है। और उसके साथ ही दायित्व बोध भी पैदा होता है, कर्तव्य पालन का बोध पैदा होता है। आगे जाकर के हम देखते हैं, वाह, अच्छा, ये दायित्व बोध जो है ना, इसको थोड़ा सा और आप देखिए कि ये दायित्व बोध जब किसके प्रति है, जब ये सूबेदारनी के प्रति है। तो सूबेदारनी ने जो कहा, यानी कि हजारा सिंह की सुरक्षा करना और बोधा सिंह की सुरक्षा करना, तो आप देखें बोधा के प्रति उसके मन में पहले से ही वो जो दायित्व बोध है वो दिखाई देने लगता है। तब तक आपको पता भी नहीं था कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ये तो बाद में पता चलता है, सूबेदारनी ने ऐसा कहा था। ठीक है, लेकिन बोधा को पहले से ही वो अपने वस्त्र पहना रहा है, अपनी रजाइयां दे रहा है, अपने कंबल दे रहा है, अपने कोट दे रहा है, जैकेट दे रहा है। तो ये आप देखें, कहानी में सूबेदारनी के जो वचन है उसको पालन करने के लिए जो दायित्व बोध है वो सूबेदारनी के प्रति तो है ही, बाकी उस बोधा और हजारा सिंह के प्रति भी है। हजारा सिंह को बचाने के लिए वो भेजता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यदि हजारा सिंह वहां पहुंच गया तो उस पर हमला होगा, और इसीलिए वो तेज दौड़ करके जाने के लिए वजीरा सिंह से कहता है और हजारा सिंह को बुला कर लाने के लिए कहता है। चलिए, वाक चातुर्य की बात करते हैं। वो बातों में बड़ा चतुर है, इस बात को मत भूल जाइए कि वो वीर है, त्यागी पुरुष है, करुणा उसके हृदय में है, तो उसमें चतुराई नहीं है। वो बुद्धिमान भी है, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये लप्टन साहब नहीं है। और लप्टन साहब नहीं है, ये बात इससे ही कैसे उगलवाई जाए कि ये व्यक्ति लप्टन साहब नहीं है, इसलिए वो कुछ बातें कहता है।
जैसे सिगरेट पीने की बात हो, चाहे जगाधारी के जिले में 2-2 फुट के सींग वाली या 2 फुट 4 इंच की सींग वाली नील गाय की बात हो, या खान सामे का मंदिर में पानी चढ़ाने की बात हो, तो वो कई सारी बातें ऐसी करता है जिससे वो पता लगा लेता है, बातों ही बातों में पता लगा लेता है। बात करने की चतुराई, ये वाक चातुर्य का मतलब यही है कि बात करने से ही वो पता लगा लेता है कि यह व्यक्ति और देखिए, जब वो भाषा भी प्रयोग कर रहा होता है तो वो कहता है कि भाषा बोलता है सोहरा, बिल्कुल उर्दू बोलता है, लेकिन किताबी उर्दू बोलता है, मतलब व्यावहारिक उर्दू नहीं बोलता है। जो हम आपस में बात करते हैं उर्दू, वो नहीं बोलता है, जरूर कोई ना कोई किताब में से उर्दू पढ़ के आया है, तो इस बात को वो भी जान लेता है, तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। सहनशील है, सभी प्रकार का त्याग करने के बाद भी खड़ा रहता है मुस्तैद, अपने सारे वस्त्र देने के बाद भी, पानी में घुटनों घुटनों तक अ, डूबे रहने के बाद भी, कीचड़ से लिपट जाने के बाद भी वो सहनशीलता उसमें पूरी है। वीरत्व का भाव भी है, संघर्ष भी करता है, लड़ाई भी लड़ता है, और कई कई जर्मनों को मार भी डालता है। निर्णय क्षमता भी है कि सही समय पर निर्णय ले लेता है, और वजीरा सिंह को भेजता है ताकि हजारा सिंह को बचाया जा सके। संवेदनशील है, अंत में पता चलता है कि वह कितना संवेदनशील है और कितना भावुक व्यक्ति है। जब वह मर रहा होता है तो वह अपने भाई को याद करता है, अपने अपने गांव के अ, तालाब के किनारे पर लगे हुए पेड़ को याद कर रहा होता है, उसकी गोदी को याद कर रहा होता है, अपने पुत्र को याद कर रहा होता है। तो इस तरह से वह पूरी तरह से भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है, और कोई भावुक और संवेदनशील व्यक्ति ही कर्तव्य का पालन इतनी गहराई तक कर सकता है, ये बात भी ध्यान रखने की है। कोई व्यक्ति यूं ही नहीं कर सकता, इतना अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कोई भावुक व्यक्ति ही अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकता है। तो यदि आप भी भावुक व्यक्ति हैं तो आप कोई बहुत अ, समाज में तो ऐसे लोगों का हो सकता है कि कदर न हो, लेकिन साहित्य में ऐसे लोगों की कद्र होती है, और जो बहुत बाद में पता चलता है कि वो लोग बड़े महत्वपूर्ण थे, जो बड़े भावुक थे। अन्य पात्रों में वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है, सूबेदार नहीं है, लेकिन इनके पात्र उतने कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी पात्र जो हैं, ये लहना सिंह के पात्र को उसके चरित्र को उभारने में सहयोग का काम करते हैं, सहयोग करते हैं। देश काल और वातावरण की बात करते हैं। अमृतसर के बाजार की घटना और पंजाबी पृष्ठभूमि का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे कथन हैं पंजाबी में, ठीक है। सिख सभ्यता और भाषा शैली का प्रयोग करने से पूरा वातावरण साक्षात अनुभव किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अमृतसर की गलियों में ही चल रहे हैं, और उस तरह के शाब्दिक जो अनुभव हैं हमें प्राप्त हो रहे हैं। युद्ध की परिस्थितियों का जीवंत रेखांकन है। हालांकि आप देखें कि युद्ध तो चल रहा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, वहां चल रहा है बेल्जियम की सीमा पर, और 1915 तक ऐसा कोई युद्ध भी उससे पहले अ, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया उन्होंने देखा नहीं है। तो युद्ध की परिस्थितियों को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव करना और उनका जीवंत रेखांकन करना बहुत दूर भारत में बैठ करके, ये एक अनूठी बात है। अंतिम दृश्य जो है वो करुणा मिश्रित भावपूर्ण वातावरण का सृष्टि करता है। बिल्कुल, कई बार तो रोना ही आ जाता है, बहुत सारे पाठकों को रोना आ सकता है इस दृश्य पर, जब वो अपने वजीरा सिंह को अपना भाई समझ करके, कीरत सिंह समझ करके उसकी गोद में रख करके सर और अपने प्राण त्याग रहा है, बार बार कह रहा है पानी पिला दे, उसने कहा था पानी पिला दे, उसने कहा था। तो एक बहुत ट्रेजिक जो एनवायरनमेंट है, एक बहुत त्रासदपूर्ण वातावरण वहां पर पैदा हो जाता है। चलिए, संवाद और कथोपकथन की बात करते हैं। एक ही बात है। संवाद, संवाद कैसे है? कौतूहलपूर्ण है। एक बात कह दी जाती है, जैसे वो कहती है धत, तो एक कुतूहल पैदा होता है कि इसने धत क्यों कहा। फिर वो कहती है देखते नहीं मेरा रेशम से कड़ा हुआ सालू, हो गई कुड़माई हो गई। तो एक कुतूहल पैदा होता है, और एक कुतूहल पैदा होता है जब वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। बहुत बाद में सूबेदार ने 25 साल बाद कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। फिर वो उन्हीं शब्दों से याद दिलाती है। वो खुद नहीं कहती है कि मैं वो लड़की हूँ, वो कहती है कि दत्त देखते नहीं, हाँ हो गई, रेशम से कड़ा हुआ सालू। वो वाक्य बोलती है और वाक्यों से उसे महसूस कराती है कि मैं वही लड़की हूँ। तो बड़े कौतूहलपूर्ण है, एक जिज्ञासा पैदा करते हैं। संक्षिप्त हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े कथन इसमें नहीं है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों और उनके नाटकों की बात करें विशेष रूप से, तो उनके नाटकों में आप देखेंगे 2-2 पन्ने के संवाद होते हैं, एक ही व्यक्ति के लगातार बोलने वाले। ऐसे नहीं है, एक एक लाइन में कई कई बार तो एक एक शब्द है। वजीरा पानी पिला, है ना, उसने कहा था। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों में भी शब्द कथन कहे गए हैं। तो संक्षिप्तता है, स्वाभाविकता है। ऐसा कहीं नहीं लगता है कि बनावटी है, कहीं झूठी कहानी चल रही है, या कुछ ऐसा नहीं है। स्वाभाविक है, जैसा कहने चाहिए वैसे ही कहे जा रहे हैं। पूरी तरह से नाटकीयता है, इसीलिए कई बार इस पर फिल्म बन चुकी है। उसने कहा था,
और मैंने, अगर आप थोड़ा सा पीछे जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके देखेंगे तो वहां पर वीडियो भी डाला हुआ है, आप पूरी फिल्म भी उस पर देख सकते हैं। कथानक प्रसारण की क्षमता से युक्त है, मतलब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद, एक संवाद के बाद जब दूसरा संवाद आता है तो कहानी कुछ आगे बढ़ती है, ऐसे नहीं है कहानी में अवरोध पैदा नहीं करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। पात्रों की आयु और मनोदशा के अनुरूप ही है, ऐसा नहीं है कि पात्र तो जैसे छोटे बच्चे थे तो वो जिस तरह से बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब जब लैला 12 साल का है और सूबेदारनी 8 साल की है तो उस समय जो वार्तालाप है उनका, वैसा वार्तालाप फिर वो 25 साल बाद का वार्तालाप वैसा नहीं है, क्योंकि जो लेखक होता है, बड़ा लेखक, इस बात का ध्यान रखता है कि जो कथन कहे जाएं वो पात्रों की आयु, उनकी मनोदशा, उनके मनोविज्ञान के अनुरूप रहे। हास्य विनोदपूर्ण है, बीच में भी आप देखते होंगे, बीच में जब वो फौज में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक गीत भी गाते हैं जो बड़ा अश्लील सा गीत है, जिसे लेखक ने अश्लील स्वयं कहा है। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में ये छापी थी कहानी तो वो गीत हटा दिया था उन्होंने, क्योंकि वो गीत ऐसा ही है जिसमें ऐसा लगता है कि किसी स्त्री पर कोई टिप्पणी की गई है। कुछ लुच्चे लफंगे लोग जो होते हैं वो लड़कियों को देख करके जैसा गाना गाते हैं, तो उस तरह का वो गीत है। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी खुद ही कह देते हैं कि घरबारी सिख इस तरह का लुच्चे लोगों का गीत गाएंगे, ऐसा किसे पता था। ठीक है, तो वो लुच्चों का गीत गा रहे हैं। लुच्चा का मतलब है बहुत लोफर टाइप जो लड़के होते हैं, वो जिस तरह के गीत गाएं लड़कियों को देख करके, तो इस तरह का गीत भी इसमें डाला गया है। तो पूरा जो वातावरण है उसको हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए ये इस तरह की बातें उसमें आती हैं। अंतिम भाग में जो संवाद है वो बहुत मर्म स्पर्शी है, वो हृदय को छू लेने वाले संवाद है। भाषा शैली की बात करते हैं, भाषा व भाषा शैली है, भाषा व शैली। भाषा व्यावहारिक है, बिल्कुल व्यावहारिक आएगा, है ना, यहाँ पर एक मात्रा रह गई है, व्यावहारिक है मतलब बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं लगता है कि भाषा बहुत कठिन है, ऐसा भी नहीं लगता है कि भाषा बिल्कुल ही निचले स्तर की है। भाषा व्यावहारिक है, सरस है, रसपूर्ण है। तत्सम, तद्भव, पंजाबी, जर्मन, उर्दू, अंग्रेजी के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप चाहें तो खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैंने भी कुछ शब्द ढूंढे हैं, जैसे अंग्रेजी के डॉक्टर, रेजिमेंट, मैस, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। लप्टन जो है लेफ्टिनेंट से देशज शब्द बन गया है, लेफ्टिनेंट का देशज शब्द है। और संस्कृत के शब्द हैं जैसे ज्वर, शयी, दंत वीणो, उपदेशाचार्य। अब दांत किटकिटाना, दांत किटकिटाना को उन्होंने दांत किटकिटाना नहीं कहा है, ऐसे कहा है कि दंत से वीणा बजा करके कोई उपदेश दे रहा हो, दांतों से वीणा, दांतों की वीणा से उपदेश दे रहा हो कोई आचार्य, सीधा कह सकते थे दांत किटकिटा रहे हैं, लेकिन संस्कृत का एक छौंक उसमें लगाया है। तो तत्सम शब्द भी हैं। आप पंजाबी के कुछ शब्द देख सकते हैं, बच्चों खालसा जी, हटो बादशाह, कुड़माई। उर्दू के शब्द हैं गैबी, गनीम, जलजला, खानसामा, ये उर्दू के शब्द हैं। और एक एक वाक्य जर्मनी भाषा का भी है, आख मीन गॉड, जर्मन भाषा का, जिसका मतलब होता है ओ माय गॉड, हे मेरे ईश्वर। जब वो उसको मारता है बंदूक के बट से तो वह गिर जाता है जमीन पर, जो जर्मन लपटन होता है। और जब वो गिरता है तो कहता है आख मीन गॉड, यानी कि ओह मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर। तो इस तरह से कई सारे भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कान पकना, बोली का मरहम लगाना, चकमा देने के लिए चार आंखें होना, चार आंखें होना, है ना। तो इस तरह के मुहावरों का प्रयोग किया गया है। युद्ध का जहां दृश्य आता है वहां ओजपूर्ण भाषा का भी प्रयोग किया गया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, नारे भी लगते हैं। और जब वो कहता है कि अ, एक एक जो अकाली सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये इस तरह की ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग भी युद्ध के वातावरण को और गंभीर बनाने के लिए किया गया है। आंचलिकता का प्रभाव है, मतलब आंचलिकता का मतलब है गांव के परिवेश को सामने रखा गया है भाषा के माध्यम से। ठीक है, कुतूहल वर्धक शैली है, मतलब हर बार कोई ना कोई, जैसे ही बदल जाता है, दृश्य बदल गया है ना, जैसे ही पहला दृश्य होता है 12 और 8 साल के होते हैं, और फिर जैसे ही वो 25 साल बाद का दृश्य आता है तो कौतूहल पैदा होता है कि ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, ये कहाँ से दृश्य आ गया। ठीक है, फिर जब बातचीत होती है तो फिर अचानक से, जैसे सूबेदारनी होरा ने मुझे क्यों बुलाया है, वो खुद से ही प्रश्न पूछता है, वो मुझे जानती है क्या, मैं तो कभी आया नहीं, कभी सूबेदार जी के यहाँ नहीं आना हुआ। तो फिर एक कुतूहल पैदा होता है, एक जिज्ञासा पैदा होती है। संवाद प्रधान भाषा है, मतलब संवाद ज्यादा है और अपनी तरफ से लेखक ने बातें कम कही हैं। चित्रात्मक शैली, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती चली जाती है हमारे दिमाग में चित्र बनते चले जाते हैं, और यही चित्रात्मक शैली होने के कारण ही इस कहानी का कई कई बार फिल्मों के रूप में, नाटक जो
अभिनय की जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा उनका मंचन भी कई बार किया गया है। तो चित्रात्मक शैली है मतलब पूरा चित्र हमारे जहन में एक बन जाता है। भावात्मक शैली है मतलब संवेदनशीलता पैदा करती है किसी के भी मन में, भावों को जागृत करने वाली शैली है। और एक जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण शैली है उसे कहा जाता है पूर्व दीप्ति शैली। पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक। फ्लैशबैक फिल्मों में होता है और फिल्मों में इसे दिखाना बहुत आसान है, लेकिन कहानियों में सबसे पहला प्रयोग इसी कहानी में हुआ है, फ्लैशबैक। मतलब आप देखें, जब वो वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ है तो 25 साल या वो पीछे जाता है ना, उसको पीछे याद आता है, सूबेदारनी से मिलने मिलने की बात याद आती है। तो कहानियों में इस तरह की घटनाओं को याद करने की जो परंपरा है ये पहले नहीं थी, ये इसी कहानी में अपनाई गई है। और 25-25 साल की लंबी छलांग लगाई गई है कहानी में। तो ये एक नई शैली है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। उद्देश्य क्या है, मैंने बताया आपको, उद्देश्य तो इसके मुख्यतः दो ही हैं। एक है प्रेम की सात्विकता या उदात्तता, ऊंचाई, श्रेष्ठता, और दूसरा है कर्तव्य पालन के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना। कर्तव्य पालन, प्राण उत्सर्ग करना, त्याग और प्रेम। प्रेम में जब त्याग किया जाता है तो प्रेम जो है वो कर्तव्य बन जाता है। ठीक है, तो आप ये 3 शब्द याद रखेंगे जब भी इसके उद्देश्य की बात होगी कि आज जो हमारा समाज है वो प्रेम के मामले में, आप देखते हैं अपने आसपास के ही समाज में, आप देख लें, बहुत विकृत रूप हमें प्रेम का देखने को मिल रहा है। ऐसे समय पर प्रेम का एक सच्चा स्वरूप, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा भी है कि इस कहानी में से एक सच्चे प्रेमी का हृदय झांक रहा है, आ, बेशर्मी से बेशर्मी से करहा नहीं रहा है। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना, प्रेम किसी को न मिले तो वो लेकर के आत्महत्या करने लग जाते हैं लोग, या रोने लग जाते हैं। या वो जो लैला मजनू वाला जो फिल्म है, अगर हम उसको देखें तो उसमें जो प्रेम का स्वरूप है थोड़ा सा वो ज्यादा लिजलिजा प्रेम है। ठीक है, यहाँ पर वैसा प्रेम नहीं है। यहाँ पर वो प्रेम के लिए ऐसा रोता नहीं है या छाती नहीं पीट रहा है, वो उस प्रेम को हृदय में महसूस करता है और उसको जो वचन दिया गया है उसको कर्तव्य का पालन करने के लिए वो संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप का, स्वर्गीय स्वरूप का जो प्रेम का स्वरूप है उसके दर्शन इसमें होते हैं। चलिए, तो आज की कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।